बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि इसमें चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर इसके बाद मेंडल के नियमों का हिस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस की थी, और उसी के पश्चात लास्ट टर्न पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण पढ़ा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण क्या होता है? जब प्लांट में है तो बहुत से लक्षण, सभी करेक्टर्स जो लक्षण होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, तो सभी का स्टडी, सभी का बारे में स्टडी एक साथ नहीं हो पाएगी, एक एक करके करते हैं। तो एक लक्षण को ध्यान में रखा कि कौन सा करेक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं, उसके क्या रिजल्ट होंगे, तो उसको ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं। तो इसमें एक करेक्टर को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता, क्रॉस कराया जाता, उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एक चीज पढ़ते हैं क्या कि मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था, 7 जोड़ी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी की थी, 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की मेंडल ने। जैसे पेपर में आता है, पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने पेयर, कितने लक्षणों की स्टडी की मटर में, तो 7 जोड़ी, 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी की। अब ये कैरेक्टर कौन कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1 है, जो मटर का दाना होता है वो राउंड है कि रिंकल है, मतलब एकदम गोल है या झुर्रीदार है। एकदम गोल एकदम चिकना होता है, और झुर्रीदार मन तो थोड़ा खुरदरा होता है। तो जो गोल एकदम होता है वो कैसा होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है। और जो झुर्रीदार होता है, मुड़ा मुड़ा होता है, तो रिंकल्ड होता है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है। तो पहला कैरेक्टर हो गया बीच का राउंड एंड रिंकल। राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, और रिंकल मतलब झुर्रीदार जो है मटर का दाना, तो वो अप्रभावी लक्षण है। दूसरा कैरेक्टर क्या है? इसमें बीज जो होते हैं मटर के, वो पीले हैं या हरे हैं, येलो हैं या ग्रीन है। तो इसमें ये जो येलो कलर के सीड्स होते हैं वो क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है। और ग्रीन कलर का है तो वो अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर। तो दूसरा कैरेक्टर हो गया सीड का। अब तीसरा कैरेक्टर फ्लावर का होता है। फ्लावर वायलेट है या वाइट है, बैगनी है या सफेद है। तो वायलेट है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, वाइट है तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है। वायलेट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और वाइट है तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है फ्लावर का। ठीक है ना। तो फ्लावर 2 तरीके के हैं, वायलेट है या वाइट है। वायलेट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर, वाइट है तो रिसेसिव कैरेक्टर। इसी के पश्चात इसमें जो मटर की फली होती, पोड होती है, पोड या फली, वो कैसी है? एकदम फुल है, उसमें बीच में मुड़ी उड़ी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, फुल है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। और बीच बीच में जहाँ मटर का दाना वहाँ फूली हुई फिर पतली है, तो टेढ़ी मेढ़ी है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है फली का, कि फली कैसी है, ग्रीन है या येलो है। ग्रीन है फली या पोड, ग्रीन है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और येलो है फली तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि फ्लावर में जो पोजीशन है, फ्लावर की जो पोजीशन है प्लांट में, वो एकदम टॉप पर है या साइड में है ना, मतलब कि एक्साइल है या टर्मिनल। एक्साइल का मतलब टिप पर है, और एक, ठीक है ना, टर्मिनल या एक्साइल। टर्मिनल बिल्कुल पोजीशन पर है और एक्साइल साइड में है। तो टर्मिनल है या एक्साइल है। एक्साइल है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, टर्मिनल है तो ये रिसेसिव कैरेक्टर से फ्लावर की। और इसके बाद स्टेम की जो हाइट है, तो स्टेम की हाइट 2 तरीके की हो सकती है, टॉल एंड डॉफ, लंबे पौधे या बौने पौधे। लंबा है तो वो डोमिनेंट है,
और बौना पौधा है, डॉफ है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी। तो इस प्रकार से ये जो मटर में 7 जोड़ी लक्षणों को मेंडल ने स्टडी किया था, तो वो 7 लक्षण आपको याद रखने हैं कि ये कौन कौन से हैं और उन लक्षणों में से कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव कैरेक्टर्स है, ये याद रखना है। डोमिनेंट कौन कौन से हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन कौन से। और इसमें जो मेंडल ने प्रयोग किया है ना, तो प्रयोग कैसे किया, इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, मतलब जिसको हमें जिससे ऐसे तो पॉलिनेशन जब ओपन हो रहा है तो हवा से चल करके पॉलन ग्रेन्स परागकण किसी पर गिरे तो किसी का, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें किस प्लांट से पॉलिनेशन कराना है, क्रॉस कराना है, संकरण कराना है, तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं कि फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, जिस फ्लावर के स्टिग्मा या फीमेल फ्लावर पर हमें पॉलन ग्रेन्स पहुंचाने हैं, उस फ्लावर के जो मेल प्लांट होते हैं, स्टेमेंस होते हैं, उनको काट के हटा देते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के बारे में पूरा डिटेल स्टडी किया था। तो यहाँ पर ये बता दें कि जिस फ्लावर की स्टिग्मा या फीमेल फ्लावर के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, 3 पार्ट होते हैं। तो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जिसके पहुंचाना है, तो उसका जो मेल फ्लावर होंगे वो सब काट के हटा देंगे। ठीक है ना, तो मेल फ्लावर को काट के हटाना ही क्या कहलाता है, विपुंसन या इमेस्कुलेशन कहलाता है, तो हटा देते हैं। और इसके पश्चात जिस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स पहुंचाने, उस फ्लावर के एंथर्स को बीच से काट देते हैं और उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको ब्रुश के द्वारा, ऐसे हाथ से तो नहीं ले जा सकते, ब्रुश के द्वारा, ब्रुश को एंथर काटने के बाद ब्रुश को एंथर पर रगड़ देते हैं, तो पोलन ग्रेन्स परागकण वो ब्रुश पर चिपक जाते हैं। और फिर ब्रुश को हम किस पर रगड़ देते हैं, स्टिग्मा पर, जिस पर हमें पहुंचाने फीमेल पर, स्टिग्मा पर रगड़ देते हैं, तो पोलन ग्रेन्स वहां पहुंच गए। और इसके बाद जिस स्टिग्मा पर हमने पहुंचाए हैं पोलन ग्रेन्स, उसके मेल फ्लावर को हमने काट के हटा दिया। उसके पश्चात उस फ्लावर के ऊपर एक हम पॉलीथीन को छेद करके, हल्का से छेद करके, ताकि हवा जाती रहे, उस फ्लावर को पॉलीथीन से ढक देते हैं और नीचे बांध देते हैं उसके स्टेम में। छेद इसलिए कर देते हैं कि हवा अंदर जाती रहे, और पॉलीथीन इसलिए ढक देते हैं क्योंकि जिसको हमने क्रॉस कराया, जिसके पोलन ग्रेन्स पहुंचाए, उसी से केवल फर्टिलाइजेशन हो, दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स वहां पर न पहुंच पाए, इसलिए इसको हम पॉलीथीन से ढक देते हैं। तो पॉलीथीन से ढकने की जो प्रक्रिया, ये बैगिंग कहलाती है ना। तो जिस फीमेल फ्लावर को हमने स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स पहुंचाया, उसके मेल फ्लावर को हटा दिया, उसको इमेस्कुलेशन कहते हैं। और बैगिंग किसे कहते हैं, तो जिस पर हमने पोलन ग्रेन्स गिरा दिए हैं, पहुंचा दिए हैं, मेल फ्लावर को हटा दिया, उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं और उसमें छेद कर देते हैं ताकि हवा पहुंचती रहे, उसमें रेस्पायरेशन होता रहे। और पॉलीथीन्स को ढकने पश्चात नीचे की तरफ स्टेम पर पॉलीथीन को बांध देते हैं ताकि उड़ने न पाए, और इस प्रकार से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराने के पश्चात ही उसके हम नेक्स्ट जनरेशन में रिजल्ट्स क्या आते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, व्हाट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण क्या होता है, कैसे कराया जाता है, वो मैंने बताया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। नंबर 2, व्हाट इज इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन क्या है या विपुंसन किसे कहते हैं। और इसके बाद व्हाट इज बैगिंग, बैगिंग क्या होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो मोनो हाइब्रिड क्लास में कराया था, तो कैसे कराते हैं, तो यहाँ पर ये हमने आज डिस्कस किया कि मेंडल ने जो 7 पेयर कैरेक्टर्स की स्टडी की मोनो हाइब्रिड टास्क के करा करके,
7 पेयर की स्टडी की और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराया, इमेस्कुलेशन, बैगिंग, ये टर्म्स पे अलग से पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं, इन टर्म्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो मैंने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो मोनो हाइब्रिड क्लास है, मोनो हाइब्रिड क्लास हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट टर्म पर डाई हाइब्रिड क्लास, 2 कैरेक्टर्स को लेकर के संकरण कराने की स्टडी करना है, वो नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, इमेस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में सही ढंग से नोट करेंगे। इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।